Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ABC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सुकमा से मिल रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक नक्सली का शव बरामद किया गया है। एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। कोबरा 201 और डीआरजी के साथ ये मुठभेड़ हुई है। ताड़मेटला के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल सर्चिंग जारी है। आपको बता दें, कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है और दूसरे नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। सर्चिंग अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजा राठौर से। राजा, जानकारी दीजिए, पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है, एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। देखिए, सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी और कोबरा की 201 बटालियन के जवान। चिंतलनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ ताड़मेटला का जो मिलिशिया कमांडर है बस्ता भीमा, मुठभेड़ में मारा गया है। वहीं सर्चिंग अभी जारी है, लगातार उस इलाके में सर्च की जा रही है। जो बस्तर में जिससे मारा गया है, वो 9 बड़ी घटनाएं जो उस इलाके में हुई थी नक्सलियों की, उनमें वो शामिल रहा है। साथ ही एक घटना ऐसी जो आज के ही दिन हुई थी, जिसमें कोबरा 206 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए थे, 8 जवान घायल हुए थे। उस घटना में भी ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। साथ ही मिनपा में 17 जवान जो शहीद हुए थे, उस घटना में शामिल था। इस तरीके से एक बड़ी घटनाएं जो 9 उस इलाके में हुई थी, उनमें वो शामिल था। जी राजा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नक्सली मूवमेंट के कुछ इनपुट मिले थे या फिर जब जवान सर्चिंग के लिए गए उसी दौरान ये मुठभेड़ हुई? देखिए, उस इलाके में लगातार, क्योंकि वो जो इलाका है वो नक्सलियों का कोर इलाका है और बड़ी संख्या में जवानों की टुकड़ियां उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाते रहती है। इसी के तहत उस इलाके में बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। एसपी सुनील शर्मा और जो कोबरा 201 बटालियन के कमांडेंट है सौमित्र राय, उनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे सुकमा डीआईजी योज्ञान सिंह, जिसमें ये सफलता मिली है, ऐसा बताया गया है पुलिस के द्वारा। शुक्रिया राजा पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, प्रदेश में जब जब राज्य सरकार केंद्र से अपने हक की बात कहती है, एक नया विवाद और एक नई बहस छिड़ जाती है। इस बार जबकि केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ को आवंटित प्रधानमंत्री आवास को रद्द करने की घोषणा की है, तो कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच अब जुबानी जंग छिड़ गई है। विपक्ष कहता है कि राज्य सरकार की उदासीनता है, तो सत्ता पक्ष का दावा है कि केंद्र लगातार प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रहा है और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। को 40% राज्यांश नहीं दिया जा रहा है भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों को घर नहीं मिल पा रहा है। पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो, तो पूरा देना। छत्तीसगढ़ में केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी जहां पीएम आवास योजना के रद्द होने के लिए कांग्रेस सरकार को कसूरवार ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बताती है। दरअसल पिछले दिनों केंद्र ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर ये जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है, इसलिए 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7,81,999 आवास का आवंटन निरस्त किया जा रहा है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया कि बार बार दिशा निर्देशों के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई। इस पर अब राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास रख दिया गया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब पीएम के नाम से योजना है तो केंद्रांश की राशि 60% क्यों है, केंद्र का हिस्सा 90 या 100% क्यों नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को कोयला, जीएसटी समेत अन्य चीजों के 20,000 करोड़ की राशि भी नहीं दे रही है। ये राशि हमको नहीं दे रहे हैं और
एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो। तो पूरा देना। और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। हमारे पास जैसे राशि होगी हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों को मकान बनाएंगे। इधर इस मुद्दे पर बीजेपी सीधे तौर पर राज्य सरकार की लापरवाही बताकर निशाना साध रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने 2022 तक सभी बेघरों को घर देने का संकल्प लिया, लेकिन अफसोस कि छत्तीसगढ़ में ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। 18 लाख जो टोटल घर स्वीकृत थे उसमें 11 लाख लोगों का घर नहीं बना है, केवल और केवल भूपेश बघेल जी द्वारा राज्यांश नहीं दिए जाने के कारण। इसीलिए उस लक्ष्य को मजबूरन वापस करना पड़ा है, क्योंकि ये राज्यांश नहीं दे रहे हैं। इसी स्थिति के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का घर नहीं बन पा रहा है। वैसे केंद्र और राज्य के बीच अपने हकों को लेकर तकरार और पत्राचार दोनों नया नहीं है, लेकिन इस बार केंद्र की तरफ से राज्य में प्रधानमंत्री आवासों के आवंटन को निरस्त करने के चलते प्रदेश की 80% से ज्यादा आबादी जो गांव में निवासरत है, उन्हें अपने आवास के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठकें लगातार हो रही है। गुरुवार को इसे लेकर 2 दौर की बैठक हुई, शुक्रवार को भी 2 बैठकें हुई और आज सुबह हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी इसमें वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत के चुनाव और 16 नगरीय निकायों में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव संचालक और प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन हुआ। इसी क्रम में बीरगांव नगर निगम चुनाव को लेकर रायपुर जिला बीजेपी की पदाधिकारियों और बीरगांव मंडल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशी चयन और स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि 1-2 दिन में चुनाव संचालकों और प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और हमारा उद्देश्य है कि जो 15 नगरीय निकायों में चुनाव है उसमें से 4 नगर निगमों में चुनाव है, हम इनको जीत कर आए, इस बात के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और प्रत्याशियों की घोषणा भी 30 तारीख तक हो जाएगी। रायगढ़ नगर निगम के 2 वार्ड में होने वाले चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी दोनों वार्ड में जीत हासिल करती है तो बीजेपी को निगम में बहुमत के लिए सिर्फ 2 निर्दलीय पार्षदों की जरूरत होगी। दरअसल कोविड काल में रायगढ़ नगर निगम के 2 पार्षदों की मौत हो गई थी। ऐसे में वार्ड क्रमांक 9 और 25 में आगामी 20 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। नगर निगम में फिलहाल बीजेपी के पास 21 और कांग्रेस के पास 2 निर्दलीय के समर्थन के साथ 25 सीट है। अगर उपचुनाव में बीजेपी दोनों सीट जीत जाती है तो उसके पास 23 सीट हो जाएंगी। 2 निर्दलीय पार्षद का समर्थन अगर बीजेपी को मिल जाता है तो भाजपा निगम में सरकार गिराने की स्थिति में आ जाएगी। हमारा यह रणनीति बनाया जा रहा है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दोनों वार्डों में विजयश्री हासिल करे, जिससे रायगढ़ नगर निगम की राजनीति में बदलाहट हो। रायगढ़ नगर निगम के महापौर से, उनकी कार्यप्रणाली से रायगढ़ नगर की जनता बहुत नाराज है। जिन वार्डों में चुनाव होने वाले हैं उनमें एक में 25 लाख और एक में 40 लाख के विकास कार्यों की हम लोगों ने घोषणा भी की है। वार्ड की जनता से जुड़े रहते हैं ऐसे प्रत्याशियों का चयन हम इस बार वार्ड नंबर 9 और 25 में करने वाले हैं। अंबिकापुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में विभाग की योजनाओं की जानकारी श्रमिकों को दी गई, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और संध्या अग्रवाल भी मौजूद रहे। दरअसल जानकारी के अभाव में कई लोग योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं। खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ हर श्रमिक को मिले, इसके लिए पहल की जा रही है। अमरजीत भगत ने कहा कि पिछली सरकार में योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता था, जबकि हमारी सरकार सीधे श्रमिकों के खाते में रुपए जमा करा रही है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो असंगठित मजदूर हैं, उनको भी पंजीयन करके उनको लाभ देने का काम ये विभाग कर रहा है। सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, उसके क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, मुझे बुलाया गया था, मैं उसमें आया था।
गरियाबंद के मैनपुर विकास खंड की 4 पंचायतों के किसानों ने नया धान खरीदी केंद्र नहीं खुलने को लेकर नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया और मांग पूरी होने के बाद ही हाईवे से उठने की बात पर अड़े रहे, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों का कहना है कि उन्हें अपना धान बेचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर मैनपुर जाना पड़ता है। किसानों का आरोप है कि पिछले साल आश्वासन देने के बाद भी अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, जबकि 4 दिन बाद धान खरीदी शुरू होनी है। वहीं मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में चारों पंचायत के सरपंच ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी भी दी है। अभी भी आश्वासन दे रहे हैं कि दूसरा में आ जाएगा करके, फिर भी हम लोग अभी चक्का जाम किए हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये चक्का जाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल को करते रहे। उस दिन भी बोली कि हो जाए ऐसे करके, फिर भी अभी तक कोकर आदेश के पता नहीं है, तो फिर हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम के लिए बैठे हैं। 1 तारीख तक के यदि आदेश नहीं मिली तो हम इस्तीफा दे देबो करके सूचना दें। कोंटा के गोमपाड़ में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के नरसंहार की न्यायिक कमेटी की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों के मुताबिक साल 2009 में कोबरा बटालियन के जवानों ने गोलीबारी की थी, जिसमें 12 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। वहीं ग्रामीणों ने साल 2016 में नुलाकतोंग गांव में गोलीबारी से मारे गए 15 ग्रामीणों की मौत में भी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो आंदोलन करते रहेंगे। ग्रामीणों के इस आंदोलन में पहली बार मूलवासी बचाओ मंच के कोंटा ब्लॉक अध्यक्ष भी नजर आए, जो आंदोलन का नेतृत्व करते दिखे। वहीं सभा में एक बालक को भी लाया गया था, जिसके हाथ की 3 उंगलियां कटी थी। आरोप लगाया कि साल 2009 में जवानों ने उसके हाथ को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि जेलों में बंद निर्दोषों की जल्द रिहाई की जाए। मांग की मेरे भैया ना मेरे को जल्दी चाहिए और हम लोग के घर में बहुत परेशानी है और मेरी माँ भी बीमार है। सर, मेरा गोमपाड़ा नुलाकतोंग के बारे में मेरे कोंटा खिलाफ जो शहीद हुए परिवार को 1-1 करोड़ की मांग है और घायल हुए परिवार को 50-50 लाख की मांग है। गोमपाड़ में 12 जन सर, नुलाकतोंग में 15 जन। कब का मामला है ये? 2009 और 2016 का है सर। रायपुर में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार अंकित अग्रवाल के घर और ऑफिस में छापेमार कार्रवाई की है। इसके अलावा उसके रायपुर और ओडिशा समेत कई ठिकानों पर भी दबिश दी गई। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की 10 सदस्यीय टीम शहर के विधानसभा रोड स्थित लक्जोरा सोसाइटी के फ्लैट और एच शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऑफिस में कार्रवाई करने के लिए पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक अंकित अग्रवाल रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियों के संचालक है। फिलहाल आईटी की टीम ने लैपटॉप, कंप्यूटर के साथ ही कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई है और उनके परिजनों और उनके स्टाफ से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से टैक्स में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रदेश में चिटफंड मामलों में कार्रवाई के लिए सीएम भूपेश बघेल के सख्त निर्देशों के बाद रायपुर में भी अब प्रशासन एक्शन में है। रायपुर के डीडी नगर में जीके वेंचर चिटफंड कंपनियों के 2 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीएसपी के मुताबिक चिटफंड कंपनी ने सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसाया और करोड़ों रुपए की ठगी की। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर ये जानकारी जुटाई जा रही है और कितने लोगों के साथ ठगी की गई है, जिसके बाद शिकायतकर्ताओं के सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीडी नगर में गोल्ड की इंफ्रा वेंचर चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर्स के विरुद्ध कल डीडी नगर थाने में कार्रवाई की गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक डायरेक्टर नाम धनेश वर्मा है और दूसरा गोवर्धन प्रसाद वर्मा है। ये करीब 58 निवेशकों ने इस कंपनी में निवेश किया था। करीब करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था। कोरबा के हरदी बाजार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एक शिक्षक को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल स्कूल की कई छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और शिक्षक की पिटाई भी की। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत कर शिक्षक को हटाने की मांग भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत की। उसके बाद पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ कश्यप सर बहुत अत्याचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं।
और अपने ऑफिस से बुला लेते हैं, गलत गलत हाँ वर्ड का प्रयोग करते हैं। कश्यप सर का देखने का नज़रिया एकदम गलत होता है, एकदम गलत तरीके से टच करते हैं। अभी जो बच्चों के द्वारा आरोप लगाया गया है यह मेरे समझ से परे है। मैं बच्चों के द्वारा लगाए गए किसी भी प्रकार के आरोप को इनकार करता हूं, क्योंकि मेरा इंटेंशन, मेरा स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बच्चों से छेड़खानी करने की शिकायत मिली थी, यही आरोप था। 354 पॉक्सो एक्ट IPC का 354 पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं, आंसर की धाराएं लगी हुई हैं। हाँ, उसे गिरफ्तार हो गई। शहर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लब में युवक के डांस फ्लोर पर ही फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो नया रायपुर के IP क्लब में हुए विवाद में गोली चलने का वीडियो बताया जा रहा है। IBC 24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल मंदिर हसौद थाना पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बात करेंगे दुर्ग की, जहां नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का एक नया मामला सामने आया है, जहां साले ने अपनी जीजा की जगह 11 महीने तक CISF ट्रेनिंग सेंटर उतई में काम किया। मामला उजागर होने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। उतई की CISF ट्रेनिंग सेंटर के सहायक कमांडेंट की जांच में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब सूचना मिली, जानकारी मिलने पर से उनके द्वारा जांच किया गया। जांच पर से फिर उन्होंने थाना को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर से कि अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है रमेश कुमार यादव, उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरे आरोपी की पता तलाश की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।